बदला जाएगा, ये केंद्र का नहीं है, राज्यों के स्तर का कानून है, तो राज्यों में ये कानून बदलवा दें। हर किसान को छूट हो कि वो अपना गन्ना पैदा करे, गुड़ बनाए, बूरा बनाए, खांड बनाए, गुड़िया शक्कर बनाए, जहां चाहे बेचे। अगर ग्लोबलाइजेशन विदेशी कंपनियों के लिए हो सकता है तो ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशी कंपनियों को पूरी छूट है इस देश में कि वो कुछ भी बनाएं और कुछ भी बेचें और कहीं भी ले जाएं, तो ये छूट किसानों को क्यों नहीं हम दे सकते कि वो गुड़ बनाएं, गुड़िया शक्कर बनाएं, बूरा बनाएं, जहां चाहें वहां बेचें। और कितना बड़ा रोजगार पूरे देश में हो सकता है। 4 लाख गांवों में गन्ना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, करोड़ों किसानों को रोजगार हम इस काम में दे सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े गहरी महत्व की। एक दो बात और समझाता हूं। हमारे भारत में बहुत सारे किसान फल की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करते हैं, और हर साल हमारे देश में 60,000 करोड़ रुपए का फल और सब्जियां सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे किसानों को छोटी छोटी समितियां बनाकर, समूह बनाकर, ये जो फल और सब्जियां सड़ रहे हैं, ये सड़ने वाले फल और सब्जियों को ही प्रोसेसिंग करवा दिया जाए तो 60,000 करोड़ की आमदनी तो ऐसे ही होती है देश को। और इसी काम के लिए पतंजलि फूड पार्क बना। सारे देश में ऐसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 पतंजलि फूड पार्क अगर हो जाए और 60,000 करोड़ का फल और सब्जियां जो सड़के बर्बाद हो रहा है इस देश में, वो उनमें आने लगे और उनमें डिब्बे बंद होके, पैकिंग होके दुनिया और देश में बिकने लगे, तो किसानों के लिए कितना बड़ा रोजगार और समृद्धि देश के लिए कितनी, और स्वावलंबन कितना। मक्का होता है ना, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचा जाता है और लूट रहे हैं हमको। विदेशी कंपनियां तो घुसे हुए हैं इस बाजार में। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को मक्का पसंद है, तो मक्के का वो जो फूला जैसा बनाते हैं जिसको वो कॉर्नफ्लेक्स करते हैं, वो भी पसंद होगा तो वो बना के खिला रहे हैं। मक्का हमसे ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी हमको ही खिला रहे हैं। मक्का हमारा वो लेते हैं 7-8 रुपए किलो और कॉर्नफ्लेक्स हमको खिला देते हैं 150, पौने 200 रुपए किलो का। चौलाई का सबका बन सकता है। अब ये कॉर्नफ्लेक्स हम क्यों नहीं बना सकते जो विदेशी आके कर रहे हैं इस काम को? भारत के जितने गांवों में मक्का होती है, 60,000 से ज्यादा गांवों में मक्का बाजरा होता है, जिन जिन गांवों में मक्का होता है, बाजरा होता है, वो सभी घरों में ये कॉर्नफ्लेक्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जा सकता है। लाखों करोड़ों माताओं बहनों को काम देके देश के लोगों को कॉर्नफ्लेक्स उपलब्ध कराया जा सकता है। और विदेशी बेच रहे हैं 150, पौने 200 रुपए किलो, हम तो उसको दे सकते हैं 35-40 रुपए किलो, कीमत में सस्ता, क्वालिटी में अच्छा। और ऑर्गेनिक बना के बेचे तो दुनिया का हर देश खाने को तैयार है और खरीदने को तैयार है। मैं एक दिन देख रहा था कॉर्नफ्लेक्स का दुनिया का बाजार पता है कितना बड़ा है? 50 अरब डॉलर का। 50 अरब डॉलर। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 डॉलर में 50 रुपए। 50 अरब डॉलर का कॉर्नफ्लेक्स का बाजार है पूरी दुनिया में। ये पूरे बाजार पर भारत अकेले कब्जा कर सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हम मक्का पैदा कर सकते हैं कोई नहीं पैदा कर सकता। क्योंकि मक्के के लिए जो भूमि चाहिए वो भारत में सबसे अच्छी है, और मक्के को जो बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें चाहिए वो भारत में आसानी से उपलब्ध है। दूसरे ग्रेन्स का भी ऐसे ही गेहूं का हो सकता है, गेहूं का दलिया बना के सबको खिलाया जा सकता है, जौ का बना के कॉर्नफ्लेक्स वो खिलाया जा सकता है, जब चौलाई का बना के खिलाया जा सकता है। सब तरह के अनाजों का प्रोसेसिंग करके सारे दुनिया को हम खिला सकते हैं। मैं अंत में आपको कृषि क्षेत्र में इतनी सी बात कर रहा हूं कि खाली कृषि उत्पादन को स्वावलंबन की तरफ हम ले जाएं, सिर्फ कृषि उत्पादन को, और गांव में गृह उद्योग शुरू करा दें। एक दिन तो मैं हिसाब लगा रहा था कि भारत में एक साल में जितना गेहूं का आटा खाया जाता है और दुनिया भर में एक साल में जितना गेहूं के आटे से पाव रोटी और डबल रोटी बनाई जाती है, इसको दोनों को जोड़ लिया जाए और इसका आटा बनाने का काम भारत के हर गांव में शुरू कर दिया जाए। 20 करोड़ परिवार हैं तो 20 करोड़ चक्कियां अगर गांव में दे दी जाएं, बांट दी जाएं पत्थर वाली, जिसको हम सब चलाएं, अपना पेट कम करें, अपना वेट कम करें, चक्की चलाएं, आटा बनाएं, उस आटे को पैक करके दुनिया भर में बेचें। ये अकेला उद्योग पूरे भारत को स्वावलंबी बना सकता है, अकेला उद्योग, इतनी ताकत है इसमें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ें। भारत को डीजल और पेट्रोल में भी हम स्वावलंबी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? देखो भैया, डीजल और पेट्रोल जब जलता है और जो ऊर्जा वो पैदा करता है, उसी ऊर्जा को पैदा करने का एक दूसरा विकल्प भी है पूरी दुनिया में हजारों साल से।
और उस विकल्प को कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी जो है ना, डीजल पेट्रोल का ही विकल्प है। एलपीजी एक गैस है जो डीजल पेट्रोल की मदद से बनती है। इसी के बिल्कुल समानांतर एक और गैस है जो दुनिया भर में आजकल उपयोग की जा रही है, उसका नाम है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो सीएनजी है ये जमीन में स्वतंत्र रूप से पैदा होती है और एलपीजी जो है वो डीजल और पेट्रोल की मदद से बनती है। आज हम हमारे देश का डीजल पेट्रोल का खनन शुरू करें और ढूंढ ढूंढ के भारत के इलाकों को चिन्हित करें तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भरपूर भंडार हमारे पास है। हम एलपीजी भी बना सकते हैं, डीजल पेट्रोल भी बना सकते हैं। हमने तो अभी तक खनन किया नहीं है, और किया है तो वो निजी कंपनियों के स्वार्थ के लिए बलिदान कर दिया है। परम पूजनीय स्वामी जी आपसे कह रहे थे ओएनजीसी भारत सरकार की कंपनी है, माने आपकी और मेरी कंपनी है, माने आपके टैक्स के पैसे से मेरे टैक्स के पैसे से चलने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। उसने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खोजा कि यहां तेल है, यहां गैस है, लेकिन सरकार ने वो तेल और गैस खोज के किसी निजी कंपनी को दे दिया कि अब तुम बेचो इसको भारत में और दुनिया में, तो वो मुनाफा निजी कंपनी के खाते में जाने वाला है। तो जो काम ओएनजीसी ने किया वो काम ओएनजीसी आगे भी कर सकता था। खोजने का काम जो कंपनी कर सकती है वो बना के बेचने का भी काम कर सकती है। उसमें कोई बड़ी तकनीकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजने में ज्यादा बड़ी तकनीकी लगती है, बनाकर बेचने में उतनी बड़ी तकनीकी नहीं लगती। तो वो काम पूरा ओएनजीसी को दे दिया जाए और ओएनजीसी का मुनाफा माने देश का मुनाफा। तो इस मामले में ओएनजीसी हमको पूर्ण स्वावलंबी बना सकती है। और ओएनजीसी भारत की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसकी गिनती होने लगी है। उसके पास पैसा है, पूंजी है लगाने के लिए, वैज्ञानिक दिमाग है, तकनीकी है, हुनर है, कौशल है, सब कुछ है। बस सरकार को नीति बदलने की जरूरत है। और इसी तरह से मैंने कहा सीएनजी गैस दो तरह से मिलती है, एक तो जमीन के नीचे से और दूसरा गाय के गोबर, भैंस के गोबर को सड़ने के बाद जो गैस होती है वो भी यही है। बस हम उसको केमिस्ट्री में जो है ना मीथेन के नाम से जानने लगते हैं। मीथेन माने सीएनजी ही होती है। गोबर गैस जो है ना, गोबर गैस जिसको आप सुनते रहते हैं, वो मीथेन है। वो मीथेन को ही हम सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसको कंप्रेस करना है, एक विशेष दबाव पर उसको सिलेंडर में भर के इस्तेमाल करना है, और वो वही काम कर सकती है जो एलपीजी कर सकती है। तो भारत में 48 करोड़ जानवर हैं। अगर 10 करोड़ जानवर हर साल कटना बंद हो जाए तो जितना गोबर और मूत्र है उससे हम ये गैस भी बना सकते हैं, और गोबर गैस के प्लांट गांव-गांव लगाकर खाद के लिए बढ़िया सामान बना सकते हैं और गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ियां चला सकते हैं। डीजल पेट्रोल की एक बूंद हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे देश में जानवरों का गोबर इतना पर्याप्त है, अगर उनका कत्ल बंद कर दिया जाए उस गोबर से खाद भी बनेगी और गैस भी बनेगी। गैस को सिलेंडर में भर के घर में भी जलाएंगे, गाड़ियों में भी चलाएंगे। आपको मालूम है मुंबई में, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे वाहन चलना शुरू हो गए। इसी तरह भारत के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। ये जो पानी है ना, पानी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए एक खेमका जी हैं, उन्होंने पानी को तेल की तरह से इस्तेमाल करने लायक बना लिया है। माने पानी को डीजल और पेट्रोल की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बड़ी खोज भारत में हो चुकी है। अब पानी तो पर्याप्त है अपने पास, भगवान का दिया हुआ बारिश का पानी अगर एक एक बूंद हम समेटना शुरू कर दें तो इतना भंडार है पानी का जो समाते नहीं बनेगा। मैं एक दिन अभ्यास कर रहा था तो पता चला कि जितनी हमारे पानी की जरूरत है उससे अभी भी 500 गुना ज्यादा पानी भगवान हमको देता है। जब कम बारिश होती है तब भी ये स्थिति है, बस हम उसकी बूंदों को समेटते नहीं है। जो पानी आपकी छत पर गिर रहा है उसको आप घर में इकट्ठा कर लो, जो पानी खेत में गिर रहा है उसको खेत में इकट्ठा कर लो, जो पानी गांव में गिर रहा है वो तालाब में इकट्ठा कर लो। एक एक बूंद पानी की अगर हम समेट लें तो पीने का पानी पर्याप्त है, खेती के लिए पर्याप्त है, उद्योग के लिए पर्याप्त है, और उसके बाद बचेगा उसको डीजल पेट्रोल की तरह से जलाएंगे अपनी गाड़ियों में। हमें किसी अरब देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो पूर्ण स्वावलंबी हो जाएंगे। तो भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं।
परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके, गंभीर से गंभीर बीमारी और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। आयुर्वेद का भी अगर हम इलाज करें तो उसमें दवाओं पे निर्भर रहना पड़ता है और वैद्य जी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर होनी चाहिए। लेकिन यहां तो योग और प्राणायाम करें तो ना वैद्य जी की दरकार है, ना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भी दरकार है। हम तो अपनी सांस पर ही नियंत्रण करके पूरा चिकित्सा स्वावलंबन अपना और दूसरों का कर सकते हैं। और 50 लाख करोड़ का दुनिया का जो साम्राज्य बन गया है दवा कंपनियों का, इसको ध्वस्त कर सकते हैं और रावण की लंका की तरह से जला सकते हैं इसको। इसी तरह से शिक्षा में स्वावलंबन हम ला सकते हैं। हमारे भारत स्वाभिमान के हर गांव में एक योग शिक्षक अगर हो गया तो 6,38,365 गांव में योग की कक्षा लगेगी 1 घंटे और 1 घंटे शिक्षा का काम चले। हर हमारा योग शिक्षक शिक्षा में भी चला जाए और विद्यार्थी जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास फीस नहीं, उनको हमारा योग शिक्षक पढ़ाए और पढ़ाई वो पढ़ाए जो मैकॉले वाली नहीं हो, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो मैकॉले की पढ़ाई पढ़ेंगे। अगर हमारे स्कूल में आएंगे तो वो भारत स्वाभिमान की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो उनको योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, शरीर विज्ञान बताएं, थोड़ा आयुर्वेद सिखाएं, थोड़ा नेचुरोपैथी सिखाएं, जीवन में काम आने वाली विद्याएं अगर देना शुरू करें तो मैं तो गारंटी देता हूं कि कोई भी उन स्कूलों में नहीं जाएगा, सब आपके यहां भर्ती हो जाएंगे आके। क्योंकि गांव के विद्यार्थियों को जो ज्ञान चाहिए वो किसी स्कूल में नहीं है। आप उनको बताओ ऊसर जमीन को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, गोबर गोमूत्र कैसे उपयोग कर सकते हैं, खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उत्पादन बढ़ा के रोजगार कैसे निर्माण होता है, ये शिक्षा देना अगर आप शुरू कर दो तो ये सब स्कूल थोड़े दिन में वीरान नजर आएंगे। क्योंकि इन स्कूलों में यही शिक्षा नहीं दी जा रही है, फालतू शिक्षा देके समय खराब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में स्वावलंबी हो सकते हैं। और मैं तो वो दिन का सपना देख रहा हूं कि हमारा एक एक योग शिक्षक किसी गांव के लिए न्यायाधीश का काम करे, न्यायकर्ता बने, न्यायदाता बने। क्योंकि जब आप गांव में ये सब काम शुरू कर देंगे, योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, विद्या देंगे, दान देंगे शिक्षा का, तो गांव वाले वैसे ही आपको मान लेंगे कि आप ही सबसे वरिष्ठ हैं। और आप जब सबसे वरिष्ठ हो गए तो आप न्याय भी करने लगेंगे। गांव वाले अपने मामले लेकर आपके पास आएंगे, फैसले देना शुरू कर दीजिए। और फैसला देने के लिए धर्म के 10 लक्षण याद रखिए, महर्षि दयानंद जी की पुस्तक ले जाइए, यहां से पढ़ते रहिए। उन धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर बड़े बड़े मुकदमों का फैसला दे सकते हैं। और अगर ज्यादा गंभीर मुकदमे आए तो याज्ञवल्क संहिता हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। भारतीय न्याय शास्त्र है, मनु स्मृति है। न्याय के लिए भारत में इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं कि जिनका थोड़ा सा अभ्यास करके आप बड़े बड़े मामलों को सुलझा सकते हैं। एक हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत बड़े समर्थक, सहयोगी और शुभेच्छक हैं, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। कर्नाटक में रहते हैं, धर्मस्थल में। मैं सबसे पहली बार जब उनको मिला था तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा कि मैं न्याय करता हूं। मैंने कहा न्याय करते हैं मतलब? तो उन्होंने कहा मैं धर्माधिकारी हूं, न्यायाधिकारी हूं। इधर आसपास के हजारों गांवों के लोग आते हैं मेरे पास, अपने मामले लेकर आते हैं और वो मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं उसमें न्याय देता हूं। एक तरफ वादी रहता है, एक तरफ प्रतिवादी रहता है। तो मैंने कहा आप किस आधार पर न्याय करते हैं? आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी के आधार पर? तो हंसने लगे, कहने लगे ये न्याय तो मैं जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं तो भारत में जो धर्म की परिभाषा है, जो नैतिकता की बातें हैं, उनके आधार पर फैसले करता हूं। वादी भी खुश रहता है, प्रतिवादी भी खुश रहता है, सत्य के आधार पर। फिर मैंने उनसे पूछा अब तक आपने कितने मुकदमों के फैसले किए हैं? तो मुझे कहा कि कम से कम 20,000 तो कर ही चुका हूं, उससे ज्यादा ही होंगे। अब एक न्यायाधिकारी 20,000 मुकदमों का फैसला कर सकता है अपने जीवन में, तो मुझे लगता है हमारा एक एक योग शिक्षक अगर तैयार हो गया तो गांव में छोटे मोटे मामलों से लेकर गंभीर मामलों तक न्याय में हम दक्ष हो जाएंगे और लोगों को न्याय दिला पाएंगे। ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी धरी रहे एक तरफ,
हम तो गांव में समानांतर न्याय व्यवस्था स्थापित करके स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में, न्याय में, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में। और अगर सब स्तरों पर स्वावलंबन आ गया तो देश तो फिर खड़ा हो जाएगा, और ये देश अगर फिर खड़ा हो गया तो दुनिया को एक आदर्श बन जाएगा। नगर हमारे खड़े हो ही जाएंगे। नगरों की एक दो छोटी मोटी समस्याएं हैं। नगरों में बिजली कमी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एक ही वाक्य कहता हूं कि भारत में बिजली की कमी 1% भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था में खोट है। हमारे यहाँ क्या होता है, बिजली बनती है किसी बड़े बिजली घर में और उसका फिर ट्रांसमिशन होता है हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर। जैसे बिजली बनती है एक जगह, आप सभी जानते हैं, और बिकती है जाके मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और इसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा तारों के द्वारा होती है। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी ऊर्जा है जिसका ट्रांसमिशन नहीं करना चाहिए। जहां पैदा हुई वहीं उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपको मालूम है हमारे देश में 33% ट्रांसमिशन लॉस है। सरकार कहती है कि 1 लाख मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं हर घंटे, इसमें 33,000 मेगावाट बिजली खर्च हो जाती है ट्रांसमिशन में। मैंने सोचा कि अगर ये ट्रांसमिशन में खर्च होने वाली बिजली को ही बचा लें तो 1,33,000 मेगावाट बिजली आज हमारे पास है और बिजली की 1 यूनिट की भी कमी नहीं है। फिर तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? इसका बहुत सामान्य तरीका है कि बड़े उद्योगों को और रेल को लगने वाली बिजली अलग कर दो और गांव के घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली अलग कर दो। गांव के घरों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 230 वोल्ट की है। रेलवे और बड़े कारखानों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 11,000 वोल्ट की है। 11,000 वोल्ट की बिजली बड़े बिजली घरों से दे दो, रेल को और कारखानों को, और गांव के 230 वोल्ट की बिजली के लिए छोटे बिजली घर बना दो, 10-10, 20-20, 50-50 गांव का समूह बनाकर, और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना है। वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? स्विस बैंक में जो 100 लाख करोड़ से ज्यादा जमा है, जिस दिन वो भारत में आ जाएगा उसके 1% के खर्चे में भारत में 33,000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। तो हम बिजली में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं, पानी में भी शहरों का स्वावलंबन हो सकता है, सड़कों में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है। बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हम में आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद।